औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के फैसले के बाद सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हलचल है। मुख्तलिफ लोगों ने अपना बिस्तरा बोरिया गोल करना शुरू कर दिया है और ज़राए के तौर पर यह भी खबर इस वक्त सरगर्दिश है क्योंकि शहर इक़्तिदार में और खासकर ये खबर जो है रेड जोन में इस वक्त ज्यादा गर्दिशकारी है कि इस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम ने अलविदाई तकरीर उसकी तैयार कर ली गई है और वो आज के फैसले के बाद मायूस दिखाई देते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दे रही थी। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा हल्ला गुला भी बोला गया। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पीडीएम के दीगर रहनुमा और वकला की जानब से वहां पे जो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह से करैक्टराइजेशन करते रहे, ये एक लम्हा फिक्रिया है। और आज के फैसले में जो बाज़ाहिरन एक शॉर्ट फैसला जो कि इस वक्त मंजर आमा पे आ चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 14 मई तक जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं और 10 मई तक जो है वो सारे तमाम तर मामलात क्लियर करके मेरी तरफ आपने वो चीजें इलेक्शन कमीशन को जो जो हिदायत जारी की हैं कि फंड कहां से लेना है, जो फंड बंदे देते हैं उनकी जो फील्ड के लोग हैं उनके साथ बात की जाए, सेक्रेटरी खजाना से बात की जाए, सेक्रेटरी दिफा से बात की जाए कि आपने इलेक्शन के लिए कैसे करवाना है। साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि आप मुझे इतने इतने दिनों में आपने मुझे नोट करवाना और अदालत में पेश आके उसकी रिपोर्ट आपने कागज में, ये वर्बली नहीं एक्सेप्ट होगी। ये बड़ी अहम चीज है। और एक एक चीज उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद आपने सेक्रेटरी दिफा ने मुझे रिपोर्ट पेश करनी है, इतने दिन बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मुझे रिपोर्ट देनी है, इतने ही दिन बाद मुझे जो है सेक्रेटरी खजाना ने रिपोर्ट देनी है कि कितना बजट कहां कहां वर्क हो रहा है, इसके ऊपर क्या क्या प्रोसीडिंग हो रही है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो आज का जो उनका टॉप जुमला है कि बंदियाल का बेटा डट गया और आखिरकार जो है वो इतने बड़े प्रेशराइज्ड जो कि एक पार्लियामेंट की तरफ से उनको इख्तियारात कम करने के उसके करारदाद लाई गई, मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए गए थे और आखिरकार ये फैसला आ चुका है। इस फैसले के ऊपर बहुत बड़े क्या होने वाला है, इस फैसले के पीछे क्या होने वाला है, इससे आगे डायरेक्शन क्या लेगा, क्या बाकी 14 मई तक जो है इलेक्शन होंगे। अगर ये इलेक्शन होते हैं, मैं आपको ये भी बात बता दूं, अगर ये इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो पीटीआई को। वो कैसे होगा कि जब केपी और पंजाब में इलेक्ट हो जाएंगे एमपीए तो उनको कल को जनरल इलेक्शन में कौमी असेंबली के इलेक्शन के ऊपर उनको एमएनए बनाने में आसानी होगी। जाहिर बात है इस टाइम जो पीक पे जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की है, पीटीआई की है, उनके जितने कारकुन हैं, जितने मेंबरान हैं या उनके एमपीएज हैं, अवाम जो है वो वोट जरूर देगी। और जब ये इलेक्ट एमपीए हो जाते हैं तो वोटर जो होता है, या आप समझ जाते हैं कि जब 2 एमपीए सिलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद एमएनए की जो सीट है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। अच्छा, मैं एक चीज और भी बात बताऊं, मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं कि मैं गुज़िश्ता दिन आप सबको पता है कि अडियाला जेल में गुजार के आया हूं। वो ससुराल जैसे कहते रहते हैं कि मैं तो उसको ससुराल नहीं मानता कि ससुराल ने मेरे साथ ज्यादती की है कि 7 दिन जो है वो मुझे मौत की चक्की में रखा। और बहरहाल ये चीजें मैं भूल जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने एक चीज और नोट करनी है, वो ये है कि वहां पे मेरे लोगों से जब बात हुई है, वहां पे काफी बाकी पीडीएम की जो पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन है वो बड़े अरसे से वो जेलों में बंद है, उनके पीछे कोई आता ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन मैंने जेलों में देखे जिनको कोई पूछता नहीं। वो कह रहे थे कि पैर जो हमारे कारकुन, हमारे लीडरान को बताओ कि हमने फलानी रैली निकाली, उस केस में हम गिरफ्तार है। एमकेएम के लोग कुछ मैंने देखे, पीपल्स पार्टी के कुछ देखे, नून लीग के बड़े लोग वहां पे फंसे हुए हैं। उनके पीछे कोई लीगल जो एक्टिव टीम है वो कोई काम नहीं कर रही। इस हवाले से अगर मैं नोट करूं तो इस वक्त जो इमरान खान की जो आईएलएफ है, जो इस वक्त लीगल टीम है, वो बड़ी मुतहर्रिक दिखाई देती है। जहां भी कोई कारकुन है, देखे 150 के करीब जो है वो एफआईआर हो चुके हैं। तो खान साहब की जो लीगल टीम है उसको अप्रिशिएट करता हूं कि वो हर मौके पे, हर जगह पे, हर दिन हर नया चैलेंज के भरपूर वो दिफा कर रहे हैं और अपने कारकुनों का पीछा करके उनके लिए जो लीगल टीम है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारे साथ खालिद चौधरी साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। सर, फैसला आ गया है, अब फैसले की इंप्लीमेंट कैसे होगा
क्या इस फैसले के बाद आपको लगता है कि आप इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे इस फैसले के बाद? जी बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 190, उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ, बड़े क्लियर अल्फाज के साथ और स्पेसिफिकली कर ये कि लिखा गया है कि जितनी भी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं और जितनी भी जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट की मावनत करेंगी। ठीक है। अब जितनी एग्जेक्टिव, आप ये समझ लें कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी कौन सी होती है। देखें, स्टेट खड़ी होती है 3 ऑर्गन पे, लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे और जुडिकेचर पे, जुडिशरी पे। अब जितने भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या इधर तहसील गवर्नमेंट, एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी कहीं भी किसी भी सूरत में हो, मौजूद हो मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वो स्पेसिफिकली बाउंड कर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की मावनत करेगी उसके फैसलों पर अमल दरामद के लिए। अब जब ये चीज आ जाती है, उसके बाद कोई भी हुकूमती अदारा, कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशन, कोई भी महकमा, कोई भी गवर्नमेंट, इधर फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन काउंसिल, कोई भी गवर्नमेंट हो, या इधर जो वार्ड की जो एक कमेटी होती है, इवन वो भी जो सरकार की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन में हो, इवन वो भी बाउंड कर दी जाती है। ठीक है, वो इस चीज से बाहर नहीं जा सकते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करें। अगर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा, उनको उस सीट से, जिस सीट पे वो बैठे हैं, उससे डी सीट कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 6 जो है उसकी बुनियाद के लिए आर्टिकल 190 है। 190 के तहत जो है, जो बंदा इसमें गफलत बरतेगा, चाहे नहीं करेगा, प्रोविंशियल है, फेडरल है, जो भी हो, जी जी, इसके अंदर जो आर्टिकल 190 है, 190 है दस्तूर पाकिस्तान का, उसके अंदर बड़ी वजह से कहा गया ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर आपकी फेडरल गवर्नमेंट आती है, चाहे वो इलेक्टेड हो या इंटरम हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इधर वो इलेक्टेड हो या केयर टेकर हो या इंटरम हो, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी ऑफिसर, हर सरकारी मुलाजम, ईच एंड एवरी पोस्ट पे बैठा हुआ सरकारी मुलाजम पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ तावन करे। तावन नहीं करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस पहला ये होगा कि वो सीट से उतार दिया जाएगा और उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बता दें कि अब जो आपके मुखालिफ पीडीएम है, उनके पास क्या ग्राउंड बनता जा रहा है, क्या बनेगा? क्या वो फुल कोर्ट की अपील दोबारा सबमिट सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, या इस फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, टाइम गिनिंग कर सकते हैं? अगर टाइम गिन करते हैं तो डेफिनेट उससे पीटीआई को नुकसान नजर आता है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन की, ये तो एक वो फिर कहावत बन जाएगी, कौन से इलेक्शन, पहले जो 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, अब 15 मई के दरमियान, 14 मई के बीच में जाके इलेक्शन होने हैं। क्या फिर ये फुल कोर्ट की इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फैसले की रिव्यू में जा सकते हैं? देखें, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उसके पास वो कोई भी लीगल रेमेडी हासिल करना चाहे तो उसका वो राइट भी है और वो अवेल कर भी सकती है। लेकिन जहां तक बात आती है फुल कोर्ट की, ये जो सब फिर पानी में मदानी मारने वाली बात बन जाएगी। लेकिन एक नुक्ता है इसके अंदर, आप ये देख लें कि ये जो आज का जो फैसला हुआ है कि ये कोई आम ऑर्डनरी किस्म के कोई केस का फैसला नहीं हुआ। जैसे एक आम केस कोर्ट के अंदर दायर करते हैं, आपके हक में नहीं होता, आप अपील में चले जाते हैं, निगरानी में चले जाते हैं, आप रिव्यू में चले जाते हैं, एक पूरा एक सिलसिला शुरू कर लेते हैं। तो सर ग्राउंड है उनके पास फुल कोर्ट बनाने का? नहीं, बनता ही नहीं है, कहीं भी नहीं बनता, फुल कोर्ट का बनता ही नहीं है। मैं उसी पे चला जाता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ फिर उस पर तफसील पे चला जाता हूँ। अब सबसे पहले आज का जो फैसला हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पे फैसला हुआ है। उसके अंदर इलेक्शन के मतलब थी, और एक ऐसे मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज का फैसला दिया है जिसके अंदर कानून ने और आइन ने टाइम बाउंड कर दिया है कि 90 दिन, इससे न आगे न पीछे, एक टाइम बाउंड पाबंदी लगा दी गई है। अब उसके अंदर वो जो भी जहां भी जाएं, चाहे वो जितनी भी वो आप कहते हैं पानी में मदानियां मारें,
आप उनको इस जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर हर हाल में इलेक्शन करवाना पड़ेगा और उनके पास कोई हाल नहीं है। आप चाहे वो लेकिन सर यहाँ पे एक प्रैक्टिस तो हो चुकी है। आप इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की जो है वो डेट दी और उसके अंदर जो है वो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी उनको जो ऑर्डर किए कि आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने हैं, जो सदर की उन्होंने हुक्म जारी किया था उसके ऊपर। लेकिन फिर भी जो डिले आ गया ना, इस पहले फैसले के बाद फिर पिछला फैसला तो कलअदम करार दिया गया। अब अगला फैसला आ गया 15 मई के आगे भी ये केस फिर आगे चला जाएगा, फिर नई डेट आ जाएगी। नहीं, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला दिया वो कलअदम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसले को बरकरार रखा है। जो इसका इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च का फैसला था, जिस रात को इन्होंने पहले ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, पंजाब और का इलेक्शन पोस्टपोन किया और साथ में रात को 10 बजे 10:30 बजे मेरे ख्याल से रमजान का चांद चढ़ाया था। ठीक है, अब इन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने वो वाला इनका फैसला कलअदम किया, अपना फैसला वापस उन्होंने बहाल करते हुए ये सिर्फ अमेंडमेंट किया कि पहले 30 अप्रैल था, अब 30 अप्रैल से उन्होंने एक जो टाइम बीच में ये जाया हुआ है 22 मार्च से अनवर्ड, वो उन्होंने कवर करके थोड़ा सा इलेक्शन प्रोग्राम जो है वो आगे कर दिया है, ताकि जो बीच में जो चीजें होनी थी ताकि वो स्मूथली हो सके। ये इस तरह है। अच्छा, ये मुझे आप बता सकते हैं कि जिस तरह मैंने आज नाजरीन आपको बताता रहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहां पे सीनियर लीडरशिप वहां पे मौजूद रही, राना सनाउल्लाह साहब वहां पे मौजूद थे, अताउल्लाह तारड़ साहब वहां पे मौजूद थे, अहमद खान जो कि वजीर इत्तलात भी रहे हैं, सूबाई वजीर भी रहे हैं और मामले खसूसी भी है इस टाइम प्राइम मिनिस्टर के, वो रहे। इनके साथ साथ आबिद शेर अली यहाँ पे मौजूद रहे, उनके बड़े सीनियर कारकुन, सीनियर क़यादत मौजूद रही। उन्होंने प्ले कार्ड उठाकर आज फिर जुडिशरी, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस निज़ाम के ऊपर फिर सवालिया निशान उठाए। आज जिस तरह जजेस की और सुप्रीम कोर्ट की कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही थी, वो वर्ड मैं आपको नहीं बोल सकता। क्या ये सारी चीजें जो आज का मवाद और हुल्लड़बाजी भी होती रही, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर चढ़े हुए भी लोग थे, सीढ़ियों पर चढ़ के हुल्लड़बाजी, नारेबाजी करते रहे, क्या इसके ऊपर तौहीन अदालत लगी? बिल्कुल, ये तौहीन अदालत इसके ऊपर बनती है और मैं इस पे अदालत सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा भी करना चाहूँगा कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाए। इमरान खान ने तो एक सिर्फ लीगल एक्शन लेने की बात कही थी, जो एक लीगल बात थी। एक जो एडिशनल सेशन जज थी उनके बारे में कहा कि आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, बाद में वजाहत भी की, लेकिन उस पर पूरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच बना के कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई। और यहाँ तो खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं, इंसल्ट की जा रही है, इतनी बड़ी इंसल्ट की जा रही है कि आप अगर इस तरह लोगों को, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह अलाउ कर दिया गया आने वाले टाइम में तो ये तो अदालतों की तो इज्जत रहेगी कोई नहीं। जिसके खिलाफ थोड़ा सा फैसला होगा वो इसी तरह आके शुरू हो जाएगा। तो इस चीज सिलसिले को रोकने की कोशिश 1997 में जो चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह के दौर में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़े इंतहाई गलत अंदाज से निकाला गया, उसके बाद जो रवायत कायम हुई अभी तक, उससे हर गुजरते दिन के साथ हमारी अदलिया कमजोर हुई है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि आज भी उस जो मामले को सरे नोपन करके उसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करके जो मुजरिम है वो जिंदा है, नवाज शरीफ जिंदा है, शहबाज शरीफ जिंदा है, जितने लोग थे उस वक्त के वो सारे आज मौजूद हैं। उनके खिलाफ अगर आज कार्रवाई कर दी जाए तो ये जो उसके बाद रवायतें कायम हुई ये दम तोड़ जाएंगी। वरना जिस तरह आज अदलिया पे हमले का आगाज कर दिया गया है और जिस तरह एक लगातार हमलों का एक सिलसिला शुरू है, तो ये तो आने वाले टाइम के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक ग्रेस है वो तो बिल्कुल खत्म, कमजोर कर दी जाएगी, वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। फिर एज इंस्टीट्यूशन नहीं लो इसके ऊपर इस तरह अगर आप अपने अदारों के अंदर, अदारों के ऊपर और जो आपकी अदालतें खसूसी तौर पे अगर आपके हाथ में फैसला ना आता हो, आपको उसको मलायन करना शुरू कर दें, तो इस तरह फिर अदारे कमजोर होते हैं। आप अगर अदालत आपके खिलाफ भी फैसला दे, एक मुहज्जब शहरी होने के नाते, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होने के नाते, ये हर शहरी का, हर अदारे का, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये फर्ज है कि वो अदालती फैसले के सामने सर तस्लीम खम करे। इसी तरह जो रूल ऑफ लॉ वो भी बरकरार रह सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बरकरार रह सकती है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इस चीज को मैं भी तस्लीम करता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जिन मुल्कों में इंसाफ का जो है वो बहुत तगड़ा वहां पे इंसाफ है और रूल ऑफ लॉ है,
वो ही मुल्क जो है या मुआशरे वही तरक्की करते हैं जिनमें कानून की जो है पासदारी की जाती है। जब ये कानून की पासदारी नहीं की जाती या फिर कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं या किसी जज को हैरेस किया जाता है, करैक्टर असैसिनेशन किया जाता है, सोशल मीडिया पे बताया जाता है या किसी जलसे जुलूसों में उनके पोस्टर कार्ड उठा के या उनको ब्लेम किया जाता है, तो इससे आपके अदलिया और आइन का जो तकाजे हैं वो बड़े मुतासिर होते हैं। तो जब ये एक रिवायत अगर ये चलती गई और बढ़ती गई तो ये एक बनाना रिपब्लिक बन सकता है पाकिस्तान के अंदर। आइन सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के आइन के ऊपर यकीन रखना होगा और पीडीएम को भी इस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नाज़रीन पता है कि यही अदलिया थी जब 9 अप्रैल की रात को 12 बजे यही अदालत खुली, यही चीफ जस्टिस थे, यही जस्टिस मुनीब अख्तर थे और एजाज अल हसन साहब भी थे। यही अदालत थी जिसके ऊपर 100 मोटो के ऊपर जो है कासिम सूरी का जो फैसला कलअदम करार के इसी हुकूमत को रिलीफ दिया था। और इसके साथ साथ इन्हीं अदालतों ने 56 केस जो है शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया। इसके साथ राना सनाउल्लाह के बहुत से सैकड़ों केसेस हैं जिन्होंने इन्हीं अदालतों ने उनको रिलीफ दिया है। मरियम नवाज जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा करैक्टर असैसिनेशन कर रही है, इस वक्त जजेस के प्लेकार्ड उठाती हैं, कारकुनों से खिताब में कहते हैं, ट्रक ट्रक की बात करते हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें इन्हीं अदालतों से उनको रिलीफ मिला है। कल को जब अदालत इनके हक में फैसला करती है तो ये जजेस भी अच्छे लगते हैं, ये अदालत भी अच्छी लगती है। जब कोई खिलाफ फैसला आता है, आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला आता है, तो फिर आप करैक्टर असैसिनेशन करते हो। ये एक दोहरा म्यार है और मैं समझता हूं कि कानून को सख्त होना पड़ेगा, वरना जब कोई कानून का जाला तोड़ जाता है, वो जानवर जो कानून के जाले को तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर वो कानून को तोड़ता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुल्क शहरी होता है, जब वो कोई आइन तोड़ता है तो फिर आप समझे कि आपका अदलिया का निजाम बड़ा मुतासर होता है। आम शहरी भी फिर बात करता है कि नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ मिला तो मेरे जैसे छोटे छोटे जो शहरी हैं उनको क्यों नहीं रिलीफ मिला, क्या उन्होंने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया? तो फिर हर शहरी भी उसी तरह कल को करेगा, तो फिर आपके आईनी तकाजे पूरे नहीं होंगे। जब आईनी तकाजे पूरे नहीं होंगे तो मुआशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा और ये एक अल्लाह ना करे फिर जंगल का कानून बन जाता है। जब आप आइन तोड़ते हैं, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करते, तो फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। और मुल्क, मैंने कई मुल्क इससे तारीख में पढ़े हैं और देखे हैं जो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से वो सफा हस्ती से मिट चुके हैं। उम्मीद काफी है कि आपको हमारी आज की गुफ्तगू अच्छी लगी हुई। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।